गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन DTS2। देखो DTS आपका जो हुआ है DTS2 उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और बारी बारी से हम यहाँ पर सबके बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन के बारे में। आप देखिए क्या चीज़ें हैं। देखो DTS2 जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर जूलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो 91 से स्टार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 91 है। देखो किस तरह का क्वेश्चन होते हैं। देखो 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये है कि नॉर्मली सीधा सा उठाकर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, जो एनसीईआरटी के दिया हुआ है, नॉर्मली कहीं लिखा हुआ है उसको। पहला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट है बिल्कुल ऐसे, क्योंकि कॉलम मैच करवाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है, आप तुरंत मैच करवा दोगे इसको। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है यहाँ पर। कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है उसको मैच करवाने वाला है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 का जो मैच करवाने वाला है, इसमें आप देखिए यहाँ पर जो कॉलम है कॉलम 1 और जो 2 है, इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना दे रखा है A, B, C और D। ए में क्या दे रखा है, एडेम्सिया दे रखा है। अब एडेम्सिया क्या है, एडेम्सिया है। यहाँ पर ये देखिए आप मैंड्रीना है ना। उसके अलावा कौन है, गोरगोनिया है, ये सब है, और पेनेटूला है। तो ये देखिए आप लोग कि ये सब के सब जो है ये डायरेक्ट उठाए हुए हैं। भाई एनिमल डाइवर्सिटी जो है ना, यहाँ पर जंतुओं का वर्गीकरण, उसके अंदर क्या लिए गए सारे उदाहरण है ये, और उनके अनोदर नेम है जो उसके सामने लिखे गए। अनोदर नेमों में आप क्या देखोगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, सी पेन दिया है। देखिए सेकंड के अंदर क्या दिया है, ब्रेन कोरल दिया है ना। ये देखिए यहाँ पर ब्रेन कोरल है। उसके बाद में थर्ड में क्या है, सी एनीमोन है। और 4 के अंदर क्या दिया है, सी यहाँ पर फैन दिया है। अब ये सारे के सारे डायरेक्ट उठाए हुए क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट क्या है, मैच करवाना है। इसमें आंसर क्या है, 4 है। आंसर 4 क्यों है, क्योंकि इसमें एडेम्सिया। अब एडेम्सिया का क्या है यहाँ पर, सी एनीमोन। एडेम्सिया को सी एनीमोन कहा जाता है। मैंड्रीना को क्या कहते हैं नॉर्मली, यहाँ पर इसको देखिए आप, बी का सेकंड है जस्ट इसी के सामने नॉर्मली। उसके बाद में गोरगोनिया। अब ये गोरगोनिया क्या है, गोरगोनिया में आप देखिए नंबर सी के अंदर, यहाँ पर 4 के अंदर दे रखा है ना। देखिए इसके अंदर सी के अंदर यहाँ पर नॉर्मली जो है गोरगोनिया सी फैन है, और पेनेटूला सी पेन है। तो क्या हो गया भाई, ए जो है उसका तो क्या हो गया, थर्ड हो गया। बी का क्या हो गया, सेकंड हो गया। सी का क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 4 हो गया। और डी का क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट हो गया। तो ये किसके अंदर है, थर्ड के अंदर है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड यहाँ सॉरी इसके अंदर 4 है, 4 इसका आंसर है। तो ऐसा 4 के अंदर दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 91 है। उसके बाद में देखिए 92। अब क्वेश्चन नंबर 92 स्टेटमेंट बेस्ड है, और स्टेटमेंट बेस्ड है लेकिन डायरेक्ट है। क्या, ट्रू मेटाजेनेसिस के बारे में दे रखा है। मेटाजेनेसिस का मतलब आप जानते हैं, मेटाजेनेसिस का मतलब वो होता है जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में पॉलिप तथा मेडुसा दोनों लाइफ पाई जाती है। पॉलिप और मेडुसा दोनों जो पाई जाती है ना, उसके लिए आप देखिए पहला वाला, व्हेन द मेडुसा प्रोड्यूस द पॉलिप असेक्सुअली एंड पॉलिप प्रोड्यूस द मेडुला सेक्सुअली। ये कह रहे हैं कि जो मेडुला होता है ना वो प्रोड्यूस होता है पॉलिप से असेक्सुअली के द्वारा, ऐसा नहीं होता है। जबकि पॉलिप जो होता है ना वो मेडुसा के द्वारा, यहाँ पर पॉलिप जो होता है प्रोड्यूस होता है मेडुसा से सेक्सुअली, जो कि नहीं है। सेकंड वाला इसमें आंसर सही है, जिसमें दे रखा है व्हेन पॉलिप प्रोड्यूस द मेडुसा। पॉलिप मेडुसा से प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअली। देखो इसके लिए क्या होता है, ये पॉलिप है, ठीक है, और उसके अलावा ये है मेडुसा, ठीक है ना। तो पॉलिप एक बॉडी, मतलब यहाँ पर जो है एक अवस्था है, लाइफ है, स्टेज है
जो किसके अंदर पाई जाती है, यहाँ पर ये इसके अंदर नॉर्मली सिलेंट्रेटा के अंदर। तो सिलेंट्रेटा के अंदर ये पॉलिप और जो मेडूसा अवस्था पाई जाती है, तो इसमें देखिए पॉलिप प्रोड्यूस होते हैं मेडूसा से, किसके द्वारा, यहाँ पर व्हेन अ पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडूसा असेक्सुअली, ये एसेक्सुअली मतलब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर क्या है, पॉलिप मेडूसा को प्रोड्यूस करते हैं, और मेडूसा क्या करते हैं, प्रोड्यूस एज अ पॉलिप, किसके द्वारा, सेक्सुअली। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडूसा पॉलिप को प्रोड्यूस करते हैं, और पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडूसा को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देख लीजिए आप, या पहला वाला इस वजह से सही नहीं है क्योंकि इन्होंने लिखा है कि मेडूसा प्रोड्यूस अ पॉलिप, मेडूसा पॉलिप को प्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, जो कि गलत है। ठीक है, और पॉलिप मेडूसा को प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, जो गलत है, उल्टा बोल दिया इन्होंने। फिर इन्होंने तीसरा ऑप्शन जो दिया है ना, कहा है कि व्हेन मेडूसा प्रोड्यूस मेडूसा सेक्सुअली, उन्होंने कहा है कि मेडूसा को प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, जो गलत है, और पॉलिप को प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, वो भी गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में क्या आंसर सही है, इसका आंसर जो है ना वो सेकंड यहाँ पर सही है। ठीक है, जिसके लिए ये आप देख सकते हैं 93, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द टेपवॉर्म। टेपवॉर्म किस में आता है आप सभी जानते हैं, देखो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, यहाँ पर टीनोफोरा, अरेस्केलमेंथिज, प्लेटीहेलमेंथिज। अब प्लेटीहेलमेंथिज में आता है कौन, टेपवॉर्म। टेपवॉर्म जो प्लेटीहेलमेंथिज में पाए जाते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, कारण यहाँ पर इसका तीसरा आंसर है। पहला वाला बिल्कुल सही नहीं है, द शक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी बाय द हुक के द्वारा कोई भी फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं करते, फूड और सकर के द्वारा करते हैं नॉर्मली। भाई जो शकर्स होते हैं ना, इन शकर्स के द्वारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, हुक के द्वारा नहीं होता। इसी वजह से एंड दे रेस्पायर एनारोबिकली, दे शो द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इज वेरी लॉस अमाउंट। एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो लेस अमाउंट न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो ये चीज़ भी सही नहीं है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल यहाँ एब्सेंट है, उसका मेन रीज़न बताना है हमें नॉर्मली, तो ये भी कोई कारण नहीं हुआ। तीसरा, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन थ्रू देयर बॉडी सरफेस, सही बात है, अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से क्या है, नॉर्मली यहाँ पर जो है इस चीज़ के लिए ये सही नहीं है, शक्कर के द्वारा फूड एब्जॉर्ब किया जाता है। चौथा है दे टेक द न्यूट्रिशन इन लिक्विड फॉर्म, देखो लिक्विड फॉर्म में भी करते हैं लेकिन बॉडी सरफेस के द्वारा ही एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। तो इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड क्या है यहाँ पर आंसर है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन थ्रू द बॉडी सरफेस। तो ये क्या करते हैं, जो बॉडी सरफेस होती है ना, बॉडी सरफेस, उसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को ये बॉडी सरफेस जो होती है उसके द्वारा यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन, प्लेटीहेलमेंथिज, क्योंकि उसी के अंदर आते हैं टेपवॉर्म। तो ये 93 का आंसर है, नंबर थर्ड। आगे चलिए, देखिए इसको हम हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 94 कैसा क्वेश्चन है। अब इसने भी क्या डायरेक्ट पूछा है इस चीज़ को, किस चीज़ को डायरेक्ट पूछा है, इस चीज़ को इन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम द प्रोथोरेक्स। कॉकरोच की बात कर रहा है। कॉकरोच में जो प्रोथोरेक्स पहला वाला जो भाग होता है ना, उस पर पहली चीज़ तो उस पर फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स जुड़े होते हैं, एक जोड़ी लेग पाए जाते हैं उसके ऊपर नॉर्मली, और सर्वाइकल मतलब गिरवा, गर्दन, तो उसकी जो गिरवा होती है, जो नेक होती है ना, वो किससे जुड़ी होती है, प्रोथोरेक्स से जुड़ी होती है। इसी वजह से इसका आंसर फर्स्ट है ना भाई। इसका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट सही है, यहाँ पर इसके अंदर फर्स्ट सही है। ठीक है ना, जिसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है सर्विकम
एंड क्या दे रखा है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग। और क्यों नहीं है, और आंसर इस वजह से नहीं है, सेकंड देख लो आप, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग सही बात है, बिल्कुल पाया जाता है प्रोथोरेक्स पे, लेकिन फोर विंग्स नहीं पाए जाते। फोर विंग्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मेटाथोरेक्स पे पाए जाते हैं। भाई जो फोर विंग्स होते हैं ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मीजोथोरेक्स पे मिलते हैं, मीजोथोरेक्स पर पाए जाते हैं, मीजोथोरेक्स पे मिलते हैं ये। उसके अलावा क्या है, फोर विंग्स एंड सर्विकम नॉर्मली। तो देखो फोर विंग्स जो होते हैं ना, वो भी यहाँ पर प्रोथोरेक्स पे नहीं पाए जाते। क्यों, क्योंकि फोर विंग्स क्या मीजोथोरेक्स पे पाए जाते हैं, प्रोथोरेक्स पे नहीं है, जबकि सर्विकम तो पाई ही जाती है प्रोथोरेक्स पे। एंटीना तो हेड पे पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका आंसर कौन सा होएगा, फर्स्ट होएगा। क्योंकि एंटीना कहाँ मिलते हैं, भाई सब जानते हैं कि जो एंटीनाई होते हैं, एंटीनाई होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, हेड पर पाए जाते हैं। फोर विंग्स मीजोथोरेक्स पर पाए जाते हैं, और फर्स्ट पेयर ऑफ लेग और सर्विकम बचा है इसके अलावा, जो कहाँ पाए जाते हैं नॉर्मली, उसके प्रोथोरेक्स पर पाए जाते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो होती है ना, ये दोनों चीज़ें, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें प्रोथोरेक्स पर मिलती है। तो ये बात है, तो प्रोथोरेक्स पे पाई जाती है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या दे रखा है, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पेरिप्लेनेटा एंड सेलेक्ट द करेक्ट सिस्टम। इन्होंने कुल मिला के ये पूछा है कि जितने भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दिए हैं, वो जो कॉकरोच है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, उसके रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके परिसंचरण तंत्र से संबंधित कौन सा सही है, मतलब कॉकरोच के परिसंचरण तंत्र से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है इन सारे स्टेटमेंट में से। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, सही है। भाई जो पहला वाला स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है, सही बात है। बी वाला क्या दे रखा है, ब्लड वेजल्स आर वेल डेवलप्ड, जो गलत बात है, क्योंकि ब्लड वेजल्स क्या होती है, जो ब्लड यहाँ पर वेजल्स है, ब्लड वेजल्स ये वेल डेवलप्ड नहीं होती है ना, क्योंकि लेस डेवलप्ड होती है। उसके अलावा क्या है, हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ द कलर्ड प्लाज्मा एंड द हीमोसाइट, बिल्कुल गलत बात। इसका जो है ना वो हीमोलिम्फ, यहाँ पर देखिए आप, हीमोलिम्फ जो है वो इसने लिख रखा है क्या, कलर्ड, ठीक है, कलर्ड, और क्या लिख रखा है, हीमोसाइट लिख रखा है, हीमोसाइट लिख रखा है। तो ये भी गलत है, क्योंकि कलर्ड नहीं होता है, कलरलेस होता है। यहाँ पर हीमोलिम्फ कॉकरोच का कैसा होता है, कलरलेस होता है, इस वजह से। और डी दे रखा है इसमें कि इसका जो हार्ट होता है ना, वो कैसा पाया जाता है, 13 चैम्बर्ड होता है, 13 चैम्बर्ड। अब 13 चैम्बर्ड तो है भाई, इस हार्ट का जो इसका कॉकरोच का हार्ट होता है 30 चैम्बर होता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा सही, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड, क्योंकि इसमें क्या लिख रखा, इसके सेकंड के अंदर ए एंड यहाँ पर बी, ए एंड बी ओनली केवल, ठीक है। पहला और लास्ट, सॉरी, ए एंड डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये देखिए पहला सही है और डी सही है, दोनों गलत है बीच वाले, इसी वजह से 95 का सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 96 में आप लोग देखिए यहाँ पर नॉर्मली क्या दिया है। अब मैच द कॉलम वाला है, ये भी नॉर्मली देखो मैच द कॉलम वाला है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से उठाकर दिया गया है, बिल्कुल। देखो इसमें किसको इन्होंने मैच करवाया है, किस किस को मैच करवाया है आप देखिए, है ना। मैच के अंदर आपने कॉलम 1 कॉलम सेकंड में देखो आप, नर्व टिश्यू है, कार्डिक मसल है, टिप ऑफ नोज है, लिगामेंट है, और डायरेक्ट इसमें मैच करवाना है। नर्व टिश्यूज क्या होती है, एक्साइटेडमेंट होती है नॉर्मली, है ना। भाई क्वेश्चन नंबर
जो 96 से इसमें जो आंसर है यहाँ पर वो क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है। थर्ड क्यों दे रखा है, क्योंकि ए थर्ड के साथ मैच करेगा, क्योंकि नर्व टिश्यूज में क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है कंडक्शन के लिए। कार्डिक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, स्पेशलाइज्ड होती है। टिप ऑफ नोज किसके बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। लिगामेंट किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं, वो भी उसके कॉर्ड फॉर्म के। तो यहाँ पर क्या है, इसी वजह से थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए का क्या है यहाँ पर थर्ड है ना, और बी का क्या है यहाँ पर 4 है, और उसके अलावा सी का क्या है यहाँ पर फर्स्ट है, और डी का क्या है यहाँ पर सेकंड है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके अंदर नॉर्मली आप जो है नर्व टिश्यू को डायरेक्ट आप इंटरकनेक्ट करवा सकते हैं, है ना। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 97। अब 97 क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कॉल्ड। लॉन्ग बोन्स मतलब जो हमारी बोन्स होती है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो एक लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल पाई जाती है, उसके एक्सिस जो होती है ना, उसके समानांतर, बिल्कुल उसके समानांतर जो कैनाल पाई जाती है, जो नलिका पाई जाती है ना, वो कौन सी होती है, हेवर्सियन कैनाल होती है भाई। सीधा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, जिसको क्या कहा है हमने, हेवर्सियन कैनाल कहते हैं नॉर्मली। ये हेवर्सियन कैनाल है जो यहाँ पर उपस्थित होती है। वॉल्कमैन कैनाल नहीं होती, क्योंकि वॉल्कमैन कैनाल कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, ट्रांसवर्स होती है भाई। जो यहाँ पर वॉल्कमैन्स कैनाल जो होती है ना, वॉल्कमैन्स कैनाल, ये कैसी होती है, ये होती है ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स कैनाल होती है। सेंट्रल कैनाल ये नॉर्मल इससे संबंधित नहीं है, नॉन ऑफ दीज और। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 98 में देखिए आप क्या है, 98 में सेलेक्ट द आंसर्स विच करेक्टली मैच द होल ऑर्गेनेल्स। लो बताओ, एक तरफ यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल दिए हुए हैं, एक तरफ उनका फंक्शन दिया हुआ है। तो कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके सामने उसका लिखा हुआ फंक्शन बिल्कुल सही है, मतलब सही मैचिंग में दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। जैसे आप देखोगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन है, फेगोसाइटोसिस तो नहीं होता है कम से कम। कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल होती है, जो वैक्यूल क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है नॉर्मली, या तो उसमें गैसेज होती है या फिर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं नॉर्मली, पर फेगोसाइटिक नेचर की नहीं होती है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। गोल्जी एपरेटस सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन, नहीं, स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस कौन करता है भाई, स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं उसका सिंथेसिस तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, है ना। और यहाँ पर आंसर जो दिया गया है वो क्या दिया है, थर्ड दिया है, जो बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर है, क्यों है, क्योंकि RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है भाई, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स। लो बताओ, लाइसोसोमल एंजाइम्स यहाँ पर जो है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा नहीं होते। इसी वजह से यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आएगा 98 के अंदर, ठीक है। तो 98 में थर्ड आंसर, बाकी कोई यहाँ पर जो है वो मैच नहीं करते। देखो 99 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स लैक द मेम्ब्रेन, ऐसा कौन सा सेल अंगक है, कोशिका अंगक है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मतलब मेम्ब्रेन लेस, मतलब झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से हैं। तो आप ढूंढ लीजिए, इसमें सेंट्रियोल दिया है, फ्लैजिला दिया है, राइबोसोम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, वैक्यूल्स दिया है, लाइसोसोम्स दिए हैं। इनमें से केवल दो ही है, एक तो ए वाला जिसमें कौन है, सेंट्रियोल है ना, और एक कौन सा है यहाँ पर, सी वाला जिसके अंदर क्या दिया है, राइबोसोम्स दिए हैं। तो ये बात है, तो राइबोसोम और सेंट्रियोल दोनों यहाँ पर इसके आंसर है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड, जिसमें क्या दे रखा है, ए एंड सी, क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं है। फ्लैजिला सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, माइक्रोबॉडी सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, और लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेनस ही होता है। इसी वजह से क्योंकि सेंट्रियोल और राइबोसोम यहाँ पर मेम्ब्रेनस होते हैं।
तो ए एंड सी दोनों हो जाएंगे, इसी वजह से आंसर यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर जिसके अंदर नॉर्मली ए एंड सी यहाँ पर दिए हुए है ना। यहाँ पर भी ये है, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर फर्स्ट है, ये देखिए आप नॉर्मली यहाँ पर ऑप्शन जो है वो थर्ड है, ये सारी चीज़ें। 100 के अंदर क्या है देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है जो सही नहीं है स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलो एक एक कथन के बारे में जान लेते हैं। इन कैरियोकाइनेसिस और माइटोसिस, मतलब क्या कह रहा है ये कि जब केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, किसमें, माइटोसिस और मियोसिस में, वो ये कह रहा है कि वो एक अप्रत्यक्ष विभाजन है, इनडायरेक्टली डिवाइड है। जबकि ऐसा नॉर्मली यहाँ पर ये बोल रहा है कि कैरियोकाइनेसिस और माइटोसिस और मियोसिस न्यूक्लियस इज इनडायरेक्टली डिवाइडेड। इनडायरेक्टली कैसे भाई, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जो है इनडायरेक्टली डिवाइडेड नहीं होता है नॉर्मली। देखो इसके अंदर नॉर्मली जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो आप देखिए इन कैरियोकाइनेसिस और माइटोसिस और मियोसिस न्यूक्लियस इनडायरेक्टली डिवाइडेड, सही बात है, क्योंकि पहले क्रोमेटिन जालिका गुणसूत्र बनाएगी, फिर गुणसूत्र बनाकर फिर डिवाइड होंगे। समझ रहे मेरी बात को भाई, न्यूक्लियस का जो डायरेक्ट डिवाइडेशन होता है ना वो अमोइबा में होता है बाइनरी फ्यूजन के समय, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है ना वो हम जैसों में होता है मल्टीसेलुलर में, जहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस होते हैं, जहाँ क्रोमेटिन जालिका पहले क्या बनाती है, क्रोमोसोम बनाती है। क्रोमोसोम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज अवस्थाओं से गुजरते हैं, फिर जाकर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसी वजह से ये सही है बात। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए बिकम द डबल इन द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ द एस फेज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एस फेज होती है ना इस दौरान डीएनए क्या करता है, डीएनए इस दौरान क्या करता है, डुप्लीकेशन करता है। डुप्लीकेशन मतलब डीएनए जो होते हैं ना वो कैसे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। यहाँ पर डीएनए डबल हो जाते हैं तो डुप्लीकेशन हो जाता है डीएनए का, एस फेज में होता है, सही बात है। नंबर थर्ड, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म में डिक्रीज इन द प्रोफेज। अब ऐसा कुछ नहीं होता है नॉर्मली। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। देखो फोर्थ वाले में क्या दिया है कि क्रोमोसोम एपियर्स, क्रोमोसोम दिखाई देते हैं वी शेप के, एल शेप के, जे शेप के, आई शेप के, और ये अवस्थाएं दिखाई देती कौन सी अवस्था में, प्रोफेज अवस्था के दौरान, सॉरी किस में दिखाई देती है, यहाँ पर नॉर्मली एनाफेज अवस्था में। ये दोनों सारी होती है ना, ये एनाफेज स्टेट में दिखाई देती है, क्योंकि एनाफेज में जो होते हैं ना वो जो मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं तो उस पर क्या होता है, ये यहाँ पर जो होते हैं ना सेंट्रियोल्स होते हैं, इनसे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जुड़े होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना ये यहाँ पर क्या होते हैं, हमें अलग अलग फॉर्म के अंदर दिखाई देते हैं। ये जैसे इधर की ओर खींचेगा तो हमें वी एल जे आई फॉर्म के अंदर दिखाई देते हैं, कौन सी, एनाफेज अवस्था के दौरान। ऐसे कैसे ही इधर की तरफ भी होते हैं नॉर्मली यहाँ पर, है ना। इसी वजह से तो यहाँ पर इसके अंदर थर्ड जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सही नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो थर्ड है, ठीक है ना। थर्ड क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि विस्कोसिटी का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मली है विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म में डिक्रीज इन प्रोफेज, कि जैसे ही प्रोफेज अवस्था आती है ना उस दौरान साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्लूइडिटी और लिक्विडिटी मतलब जो है यहाँ पर शांता और जो तरलता है ना, शांता और तरलता, इसका कोई संबंध नहीं होता प्रोफेज और मेटाफेज के दौरान यहाँ पर नॉर्मली, ठीक है। इसी वजह से इसके अंदर नॉर्मली जो थर्ड है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है क्या, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये डिक्रीज हो जाती है किसके अंदर, इन प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज स्टेज के अंदर नॉर्मली ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये
लेकिन ये चीज़ जो है वो सही नहीं है, इसी वजह से ये आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, उसके अंदर सही वाला नहीं ढूंढना है। आगे चलिए 100 के बाद में 100, यहाँ पर 101 लेते हैं। देखिए क्या है 101 यहाँ पर। देखो 101 जो यहाँ पर दिया गया है उसमें है कि सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड टिल द एंड ऑफ द मेटाफेज। अब 101 के अंदर क्या दिया है, ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मली मेटाफेज की जो एंड अवस्था होती है, अंत अवस्था, बिल्कुल लास्ट वाली अवस्था, वहाँ तक भी सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण है ये इसलिए क्योंकि गुणसूत्र बिंदु है क्या, ये क्यों महत्वपूर्ण है ये चीज़ नॉर्मली, तो वो महत्वपूर्णता के आधार पर ये है कि पहला स्टेटमेंट जो दिया है उन्होंने कहा है कि इज़ हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन इन G1 फेज। ग्रोथ फेज जो फर्स्ट होता है उसके दौरान डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, तो नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ का। उसके अलावा क्या स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते, नहीं करते। कंटेन द जीन दैट द कंट्रोल द प्रोफेज इन मेटाफेज, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके दो अंदर जो आंसर है नंबर 4, या आंसर 4 है, तो उसका कारण क्या है वो आप देखिए। होल्ड करते हैं ये किसको, द रेप्लिकेटेड डीएनएस टुगेदर। क्यों, क्योंकि आपने मेटाफेज स्टेज में देखा होगा, मेटाफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम सेंटर पे होते हैं नॉर्मली, और एनाफेज के दौरान क्या होता है कि नॉर्मली जो होता है ना, इधर की तरफ और इधर की तरफ जो होते हैं सेंट्रोमियर्स जुड़े रहते हैं। तो क्या होगा, आगे वाली स्टेज में ये होगा कि नॉर्मली जो सेंट्रोमियर्स होते हैं ना, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, इनको यहाँ पर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ये मेटाफेज है और ये यहाँ पर कौन सी है, एनाफेज है। तो मेटाफेज और एनाफेज में देखिए आप नॉर्मली यहाँ पर कि मेटाफेज के अंदर केवल क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर सहित बीच सेंटर में होते हैं। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाती है, तो प्रतिकृति जो डीएनए को साथ साथ रखती है, कौन, यहाँ पर सेंट्रोमियर, क्योंकि पहले सेंट्रोमियर क्या होता है नॉर्मली एक क्रोमेटिड रखता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्रतिकृति बनती है, मतलब यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, तो उसकी वजह से क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, यहाँ पर 4 हो जाते हैं 2 की जगह पर। इसी वजह से आंसर नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा इसके अंदर, 101 के अंदर, है ना। स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन करने का इनका कोई मतलब नहीं होता है। G1 फेज में रेप्लिकेशन हेल्प करता है, तो यहाँ पर उसका कोई रिलेशन नहीं है। जीन कंट्रोल करते हैं मेटाफेज एनाफेज को, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। 102, अब देखो 102 के अंदर क्या है, 102 में ये पूछना चाहता है नॉर्मली कि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था में सिस्टर अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करती है। मतलब इन अ क्रोमोसोम्स ऑफ मेटाफेज 2 क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड। भाई मेटाफेज अवस्था में जो होता है ना, 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो सेंट्रोमियर के ऊपर जो क्रोमेटिड पाए जाते हैं उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड का जो फॉर्मेशन होता है ना, तो इस सिस्टर क्रोमेटिड को बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सिस्टर क्रोमेटिड को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर, तो आंसर दिया है यहाँ पर फर्स्ट। फर्स्ट क्यों दिया है, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है एस फेज। एस फेज इस वजह से है क्योंकि एस जो फेज होता है ना, ये क्या है, सिंथेसिस फेज है, और सिंथेसिस फेज मतलब यहाँ पर संश्लेषण। अब संश्लेषण किसका संश्लेषण, यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण। तो डीएनए का जो संश्लेषण होगा, उस डीएनए के संश्लेषण से क्या होता है, क्रोमेटिड बनती है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रोमेटिड है नॉर्मली, तो एक्स्ट्रा नॉर्मली जो और जो है ना यहाँ पर, यहाँ क्रोमेटिड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, इन अ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में क्या है कि मेटाफेज स्टेज में 2 क्रोमेटिड्स यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ना नॉर्मली, ये बनते हैं, ये क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होती है। तो ये है सिस्टर क्रोमेटिड जो यहाँ बनते हैं। तो ये पहले अकेला था,
अब यहाँ पर ये डबल हो गया, तो ये जो बनते हैं एक्स्ट्रा, ये कब बनते हैं? एस फेज के दौरान जब सिंथेसिस होता है डीएनए का, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर बन जाते हैं। उनकी वजह से रेस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज़ के लिए? एस फेज है, इस वजह से। 103 यहाँ पर देखिए, अब 103 में क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर। मेंडेलियन फैक्टर किसको बोलते हैं हम? यहाँ पर क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, गुणसूत्रों को। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन सी अवस्था में अलग होते हैं? एक दूसरे से कौन सी अवस्था में अलग होते हैं? भाई एनाफेज फर्स्ट में होते हैं ना। यहाँ पर जो दे रखा है उसके हिसाब से क्या है भाई? जो पहला ऑप्शन है एनाफेज फर्स्ट है, एनाफेज सेकंड है, 5-CTNO डाइकाइनेसिस है। और इन सब में सबसे बेस्ट जो है ना वो क्या है? यहाँ पर आंसर फर्स्ट है, जिसके अंदर क्या दे रखा है? एनाफेज फर्स्ट दे रखा है। क्यों? क्योंकि एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है? जो कोई भी यहाँ पर नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? यहाँ पर जो होते हैं ना वो इधर की ओर और इधर की ओर मूव करते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है जिस दौरान मेंडेलियन फैक्टर मतलब क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग होने का मतलब ये है कि टोटल मिलाकर अगर मान लो यहाँ पर किसी के अंदर 2n बराबर अगर 2 है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1, है ना। क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं उन गैमेट्स के अंदर क्या होता है? गैमेट्स के अंदर हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो वो कौन सी अवस्था में होते हैं? एनाफेज स्टेज 1 में होते हैं। आपको याद आ गया होगा सेल डिवीज़न के अंदर, ठीक है। तो ये बात है। आगे चलिए, तो 103 यहाँ पर हो चुके हैं। आगे देखिए 104 में क्या दे रखा है? देखो 104 के अंदर दे रखा है कि कोई भी जो प्लांट्स इन्होंने देखा है, यदि कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल वो भी कहाँ की? रूट की है, तो उसमें 14 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स कितने क्रोमोसोम होंगे वहाँ पर? क्रोमेटिड कितने होंगे? सेंट्रोमियर कितने होंगे? काइनेटोकोर कितने होंगे? तो आप देख लीजिए, नॉर्मली एक जो क्रोमोसोम होता है ना उसमें काइनेटोकोर लगी होती है इस तरह से, और यहाँ पर क्या जुड़े होते हैं? क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। तो ये क्या है? ये क्रोमेटिड है, ठीक है। ये भी क्रोमेटिड है। ये क्या है? ये काइनेटोकोर है, ठीक है ना। और ये क्या है? यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है। तो आप ही बता दीजिए भाई, प्लांट की जो रूट है उसके अंदर 14 क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम कितने होंगे? 14 होंगे। भाई क्रोमोसोम कितने? 14। उसके अंदर क्रोमोसोम 14 है, तो क्रोमेटिड कितने होंगे? हर एक के अंदर 2 होते हैं, तो 14 के अंदर कितने होंगे? 28 होंगे, ठीक है। सेंट्रोमियर कितने होंगे? हर एक के अंदर एक ही होता है, तो जितने क्रोमोसोम उतने सेंट्रोमियर होंगे। काइनेटोकोर कितने होंगे? काइनेटोकोर भी यहाँ पर क्रोमेटिड की तरह 2 पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी 28 होंगे। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? यहाँ पर आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। 05 के अंदर क्या दे रखा है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कर्व दे रखा है बिल्कुल, जो हम यहाँ पर नॉर्मली उसके अंदर बताते हैं। ये जो कर्व है ये किसके लिए? यहाँ पर देखो टेम्परेचर के लिए है, और ये एंजाइमेटिक जो होती है ना एक्टिविटी उसके लिए। तो इसमें है क्या? आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? नॉर्मली एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक जो टेम्परेचर होता है ना उसके ऊपर आकर नॉर्मली जो एक्टिविटी होती है ना वो फिर नहीं बढ़ती, फिर घटती चली जाती है। तो ये एक्स क्या है? ये क्या होता है? ऑप्टिमम। ये ऑप्टिमम यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर है। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो यहाँ पाया जाता है। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? इसके अंदर आंसर फर्स्ट होगा। 06 में देख लीजिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स ओनली। अब ये रटे रटाया क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको। अगर याद है यहाँ पर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत होएगा। उसमें क्या है? अगर आपको याद है
तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर आपको सही होगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया है वो सेकंड है, जिसके अंदर कौन आते हैं, ग्लाइसिन, सीरीन, प्रोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड पाए जाते हैं। ये इसका आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो, है ना। उसके अलावा देखिए 107, इसके अंदर क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप सेलेक्ट द वन विच वॉज ओनली द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। लो बताइए, जितने भी दे रखे हैं ऑप्शन उनमें से हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ऑप्शन ढूंढने हैं। द्वितीयक उपापचय कौन से इसमें से। अब द्वितीयक उपापचय आप देख लो, पहला वाला पढ़ोगे आप, अरेबिन, सेलुलोज, आर्जिनिन। अब देखो सेलुलोज आ गया, ये तो कार्बोहाइड्रेट वाले में से आ गया, तो मेटाबोलाइट से बाहर चला गया। ग्लाइसिन, गम, सीरीन, ये भी नहीं नॉर्मली हो सकते क्योंकि इसके अंदर भी और दूसरे घुस गए। कैरोटीनॉइड्स, फिनाइल एलेनिन, अब कैरोटीनॉइड चलो ठीक है, फिनाइल एलेनिन तो नहीं है ना, ये तो क्या एमिनो एसिड आ गया ना। कुरकुमिन, रबर, ये भी ठीक है चलो, लेकिन 4 ऑप्शन सही है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आंसर 4 है ना वो सही इस वजह से है क्योंकि कॉनक्लेविन ए, ये भी वो है नॉर्मली जो कैंसर में काम आते हैं ड्रग्स, मेटाबोलाइट है सेकेंडरी। मॉर्फिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कोडिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, विनब्लास्टिन ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो यहाँ पर आंसर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 इसके अंदर क्या है देखिए, इन्होंने कहा है कि ब्रूस बॉर्डर्ड सेल पाई जाती है। ठीक है, उस ब्रूस बॉर्डर्ड जो सेल है वहाँ पर म्यूकस और गोबलेट सेल है जो सिक्रेशन करती है। म्यूकस सेल आप नॉर्मली जानते ही हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और गोबलेट सेल जो होती है, तो गोबलेट कोशिका और म्यूकस कोशिका ब्रूस बॉर्डर्ड कोशिकाओं के साथ संयुक्त रूप से स्त्रवण का कार्य करती है। तो ये ऐसा स्त्रवण का कार्य कहाँ पर मिलेगा आपको, आपको मैं बता दूं, आहार नाल, आहार नाल के आंतरिक स्तर में ही ब्रूस बॉर्डर्ड संरचना पाई जाती है। कहाँ पर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, माइक्रोवेलाई। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर नंबर 4 हो जाएगा, जिसके अंदर कौन होंगे, बोथ 2 एंड क्या होंगे यहाँ पर 3rd। क्यों, देखो पहला वाला हो नहीं सकता, पैनक्रेटिक जूस तो पैनक्रियाज रिलीज करेगी, उसमें नहीं पाई जाती ये चीज़ें। सकुकस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस दोनों एक ही है, इंटेस्टाइनल जूस को ही सकुकस एंटेरिकस कहते हैं, और ये दोनों के दोनों इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है ना उसी से रिलीज होते हैं, और उसकी वॉल जो होती है ना उसी में ही ब्रूस बॉर्डर्ड म्यूकस और गोबलेट सेल पाई जाती है। तो ये इसके अंदर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 109 की बात करते हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। थिन लिम्ब, पतले पैर होते हैं। ओडिमा, स्वेलिंग पाई जाती है, सूजन रहती है। डायरिया, दस्त रहते हैं। डेवलप ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो प्रोटीन की कमी होने की वजह से ऐसी कौन सी बीमारी है जिनके दौरान ये सारे के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। पतले हाथ पैर पतले हो जाना, ओडिमा मतलब स्वेलिंग रहना नॉर्मली पैरों के अंदर, और दस्त लगना, ये केवल एक में ही होता है, वो है क्वासियोकोर। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 2nd हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है यहाँ पर क्वासियोकोर है। तो क्वासियोकोर यहाँ पर नॉर्मली जो है ये सही है, क्योंकि मेरास्मस में जो है ना ओडिमा नहीं पाई जाती है। ठीक है, पेलेग्रा अलग ही डिजीज़ है नॉर्मली, है ना, और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ये एनीमिया है नॉर्मली, इसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द यूजिंग एप्रोप्रिएट नॉर्मली कोड नॉर्मली, एक आपको टेबल दी हुई है जिसमें गैसेज जो है ना, आंशिक दाब गैसों का हमारे शरीर के अंदर, मतलब नॉर्मली जो हमारा लंग्स वाला पार्ट है, ट्रेकिया है, एलुलाई, उनके अंदर दिया हुआ है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन युक्त ब्लड के अंदर भी दाब दिया हुआ है CO2 का और ऑक्सीजन का, यहाँ पर CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 यहाँ पर जो 10 है उसके अंदर क्या कि जो ए ऑप्शन है उसके अंदर आप देखेंगे नॉर्मली इसके अंदर आंसर जो है ना वो 2nd है, जिसके अंदर क्या है ए ओ जो ऑप्शन है उसमें 159, ये 159 जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, आंशिक दाब, ये कहाँ पाया जाता है, ये आंशिक दाब जो होता है ना 159 ये एटमॉस्फेयर में मिलता है। ये कहाँ मिलता है, एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा देखिए बी के अंदर क्या दिया है 40। अब 40 कहाँ पर होता है नॉर्मली, मैं आपको बताऊं नॉर्मली
का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जो वेंस में पाया जाता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो वेंस में होता है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, उसका प्रेशर कितना होता है 40 mmHg होता है। तो ये किस में होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है ना, जो वेंस में मिलता है। उसके अलावा देखिए सी, इसमें 95 है, ये 95 mmHg कहाँ पर मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है जो हमारे आर्टरीज में पाया जाता है उसमें पाया जाता है नॉर्मली। और डी में क्या दे रखा है 45, तो 45 किसका है ये भाई, ये जो है ना ये ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, ये ऑक्सीजन का आंशिक दाब है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ये किसका है, CO2 का है। और किस में पाया जाता है, ये टिश्यूज़ के अंदर, ये टिश्यूज़ के अंदर उसका आंशिक दाब है CO2 का जो पाया जाता है यहाँ पर। तो इसके अंदर सेकंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप नॉर्मली देखिए 101 यहाँ पर, सॉरी 111 111 के अंदर दे रखा है आपको ERV प्लस यहाँ पर दे रखा है RV इज इक्वल टू, ERV क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम तथा जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना, ये किसके बराबर होता है, FRV के बराबर होता है। FRV मतलब फंक्शनल रेजिडुअल, यहाँ पर जो होती है ना, सॉरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, ये क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी पाई जाती है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो है यहाँ पर जो होती है, जो FRC यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितने तक हो गए, 11 तक हो गए, 111 तक। आगे चलिए 11 के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर 112। अब देखिए 11 जो यहाँ पर 2 है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 112 में क्या दिया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं भाई, हमें और कुछ नहीं करना है, आपको सब पता है इसमें। यहाँ पर ए से लेकर डी तक फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। नंबर 1 में क्या है, फॉर्म्ड द एलिमेंट ब्लड कॉन्स्टिट्यूट नियरली द ब्लड नॉर्मली। ये पूछ रहा है कि जो ब्लड होता है ना उसके दो कंटेंट होते हैं, एक ब्लड सेल होती है, एक प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट वाला पार्ट है ना, कंटेंट वाला है, वो कौन सा कितना परसेंट होता है, 45% होता है। भाई जो ब्लड है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तो एलिमेंट वाला पार्ट है जो 45% पार्ट बनाता है, और एक यहाँ पर प्लाज्मा वाला पार्ट है जो 55% पार्ट बनाता है। तो ये है, तो ये किसके अंदर है नॉर्मली, यहाँ पर इसके अंदर जो है वो आंसर है ना वो थर्ड है। क्यों, क्योंकि जो ए है वो तो इससे फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद में क्या, आर द मोस्ट एविडेंट ब्लड सेल कौन सी होती है, इरिथ्रोसाइट होती है। भाई यहाँ पर जो बी है उसके अंदर क्या आएगा, इरिथ्रोसाइट आएगा, क्योंकि इरिथ्रोसाइट क्या होती है, आरबीसीज होती है। और आरबीसीज जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है, 5 से लेकर 5.5 क्या होती है, मिलियन होती है, मिलियन पर mm क्यूब पाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए पर mm यहाँ पर जो होती है क्यूब मिलती है। उसके अलावा आप डी देखिए, डी में क्या दिया है नॉर्मली, यहाँ पर इज कंसिडर्ड ए ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज किसको कहते हैं भाई, स्प्लीन को कहते हैं, सीधी सी बात है। तो ए में यहाँ पर 45 सही है, इरिथ्रोसाइट 5 से लेकर 5 मिलियन, और डी में स्प्लीन सही है। इसी वजह से और जो भी है यहाँ पर वो सब गलत हो जाएंगे, है ना। तो ये 113 पर चलते हैं। देखिए फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें जो गलत है ना स्टेटमेंट वो ढूंढना है, कौन सा गलत है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया ब्लड प्लाज्मा स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट द 55% ऑफ द ब्लड। ये देखिए ये दे रखा है 55% पार्ट होता है, पहला सही है। फाइब्रिनोजन द ब्लड प्लाज्मा नीडेड फॉर द क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन, सही बात है। फाइब्रिनोजन क्या काम आती है भाई, जो फाइब्रिनोजन होती है ना ये किस काम आती है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या, ब्लड क्लॉटिंग के अलावा एल्ब्यूमिन हेल्प इन द मेंटेनिंग द ऑस्मेटिक बैलेंस, सही बात है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या काम आती है भाई, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है
वो ऑस्मो रेगुलेशन करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है, सही बात है। फोर्थ ऑप्शन है ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड द सीरम, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि क्लोटिंग होने के बाद सीरम कहा जाता है। जब ब्लड क्लोट हो जाता है, जब ब्लड यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, तब ब्लड की क्लोटिंग होने के बाद में यहाँ पर सीरम बनता है। क्यों? क्योंकि सीरम क्या होता है, सीरम इज अ विदाउट क्या चीज़ें पाई जाती, यहाँ पर नहीं पाई जाती, विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाई जाती भाई सीरम के अंदर नॉर्मली, सीधी सी बात है। अब ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाई जाती है नॉर्मली, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज नहीं पाई जाती है ना भाई, आरबीसी एब्सेंट, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी एब्सेंट इसके अंदर नॉर्मली है ना, और प्लेटलेट भी एब्सेंट, ये देखो प्लेटलेट भी यहाँ पर एब्सेंट, ये सारी चीज़ें विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सीरम होता है जो ब्लड क्लोटिंग के बाद बनता है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये देखिए आंसर यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर भी गलत आंसर ढूंढना है हमें कि गलत क्या है। पहला बिल्कुल गलत नहीं है, GFR इज हेल्थी इंडिविजुअल 180 लीटर पर डे, सही बात है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट मतलब एक दिन के अंदर हमारी जो किडनी होती है वो एक हेल्थी पर्सन के अंदर एक दिन में 180 लीटर जो है ना ब्लड उसको छान लेती है, उसमें से अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन और वेस्ट को बाहर निकाल लेती है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है वो जो सही है। तो 99 जितना है फिल्टर होता है उसमें से 99% जो होता है ना वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, किसके अंदर, हेनले लूप पीसीटी और डीसीटी के अंदर नॉर्मली, ये बात भी सही है। सेकंड भी। थर्ड, सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस फॉर मेंटेनिंग द आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड अकर्स इन पीसीटी डीसीटी एंड कलेक्टिव डक्ट, ये बात भी सही है नॉर्मली, क्योंकि हाइड्रोजन पोटेशियम आयन जो होते हैं ना सेलेक्टिव सिक्रेशन के द्वारा ही एसिडिक और यहाँ पर एसिडिक बेस जो होता है ना बैलेंस करते हैं उसको नॉर्मली, और आयनिक बैलेंस भी होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या बचता है, फिर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ गलत है। इन यूरिन प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज एंड कीटो यूरिया इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और कीटोन बॉडी का पाया जाना, जो कीटोनूरिया है इनका ये प्रेजेंस होती है, ये प्रेजेंस होती है इन किसके अंदर, डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर। तो ये डायबिटीज़ जो मेलिटस होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर नहीं होती है ना। कीटोन बॉडीज जो होती है ना वो डायबिटीज़ मेलिटस में पाई जाती है ब्लड के अंदर, डायबिटीज़ इंसिपिडस में नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडस एब्सेंस ऑफ द एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। इसी वजह से आंसर नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या है, 114 हो गए। चलिए आगे 114 तक हम पहुँच चुके हैं। 114 के बाद में 115 देखो 115 में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड डू नॉट नॉर्मली एंटर द नेफ्रॉन ड्यूरिंग द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि छन कर किस में नहीं आएगी, बोमेन कैप्सूल में नहीं आएगी, मतलब हमारे पीसीटी और डीसीटी में जो नहीं आएगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान नहीं छड़ेंगी, और वो क्या है, यहाँ पर आंसर सेकंड है। क्यों? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है यहाँ पर नहीं आएगी इसके अंदर अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान। बाकी यूरिया भी आएगा, कैल्शियम आयन, ग्लूकोज आयन नॉर्मली सब आ सकते हैं। 116 इसमें देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मस्कुलर रेस्पॉन्स इज नॉट ट्रू नॉर्मली यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है, मसल्स के लिए यहाँ पर कौन सा ट्रू नहीं है, तो सारे सही हैं। देखो आगे की शुरुआत देखिए, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑल और नॉन फैशन के ऊपर, सही बात है। या तो पूर्णतः क्षमता के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
देयर स्लाइट लेटेंट period there occur between when the stimulus arrive at the muscles when the muscles contract normally। ये पूछ रहे हैं कि आवेग के पेशी के आने तक और पेशी से संकुचित होने के बीच में गुप्तकाल पाया जाता है। यस, नॉर्मली होता है, क्योंकि आवेग के पेशी तक आने तथा पेशी के संकुचन होने के बीच में समय लगता है। मसल्स विल बी एडेड मोर यूनिट्स टू अ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज द ओवरऑल फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। पेशी संकुचन के चालक इकाई से जुड़ेगी, इससे कुल मिलाकर संकुचन बल में वृद्धि होती है। यहाँ पर या आप देखिए नॉर्मली ये बात भी सही है ना भाई। पेशी संकुचन के लिए चालक इकाई भाई मस्तिष्क से चालक तंत्रिकाएं जाएगी किसमें, मांसपेशियों में, और मांसपेशियों को क्या करेगी, संकुचन के लिए उद्दीपित करेगी ना, उसको स्टिमुलेट करेगी, तब जाके संकुचन में वृद्धि होगी। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। व्हेन अ पर्सन इज फुली एट रेस्ट नॉन ऑफ हर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि जब व्यक्ति पूर्ण विश्राम की अवस्था में होता है तो उसकी कोई भी पेशी संकुचित नहीं होती, ऐसा कभी नहीं होता है। विश्राम की अवस्था में भी कोई ना कोई पेशी हमारी नॉर्मली जो है वो संकुचित अवस्था में पाई जाती है। इसी वजह से इसके अंदर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। देखिए 117 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि आइज़ की जो आइरिस मसल्स होती है उसमें आइज़ के आइरिस मसल्स और ब्लड वेजल्स में कौन से टाइप की मसल्स पाई जाती है। तो इसमें आंसर आएगा क्या है यहाँ पर सेकंड। क्यों, ये है क्या मल्टी, यहाँ पर मल्टी यूनिट स्मूथ सेल है, स्मूथ मसल सेल। ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है इस वजह से क्योंकि आपने विसरल स्मूथ मसल एक ही टाइप की पढ़ी होगी। विसरल स्मूथ मसल्स तो वो होती है जो नॉर्मली एक नर्व के स्टिमुलेशन से सारी में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं नॉर्मली, मतलब उनके दौरान जो है नॉर्मली यहाँ पर जो स्प्रीड हो जाते हैं। लेकिन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में ये होता है कि यहाँ पर जो होते हैं ना, ये इनके अंदर गैप जंक्शन जो होते हैं ना वो नहीं पाए जाते, और जो गैप जंक्शन नहीं पाए जाते ना तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर यहाँ पर जो मसल फाइबर होता है ना वो यहाँ पर अलग अलग स्टिमुलेट होता है। इसी वजह से इसके अंदर मल्टी स्मूथ मसल्स आती है। इनमें क्या है, गैप जंक्शन जो होते हैं ना, गैप जंक्शन वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इनमें स्टिमुलेशन जो होता है ना वो एक साथ नहीं होता है, इस वजह से। बाकी देखो विसरल स्मूथ मसल भी पाई जाती है। ये स्मूथ स्मॉल मसल जो होती है ना ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, ब्लड वेजल्स में नहीं पाई जाती। कार्डी मसल हार्ट में मिलती है, स्केलेटल आपको पता है इसे। 118 देखिए 118 इसमें क्या है, देखो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जो नर्व कंडक्शन से संबंधित है। और उसमें क्या दिया गया है कि जब यहाँ पर नर्व जो होती है ना, नर्व कंडक्शन करती है एक्सोनल मेम्ब्रेन पर, तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम देन द सोडियम। इनका कहना है कि सोडियम आयन जो होते हैं ना वो ज़्यादा क्या होते हैं, परमेबल होते हैं नॉर्मली। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, पोटेशियम के कंपैरिजन में। दूसरा स्टेटमेंट है कि इम्प्रेमेबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। ये कह रहे हैं कि नॉर्मली जो एक्सोन होता है उसके अंदर नॉर्मली जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना ये प्रेमेबल नहीं होते। ठीक है, तो सही बात है बिल्कुल। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बिल्कुल। तो इसके आंसर के अंदर मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर आंसर फर्स्ट होएगा, क्योंकि जो बोथ स्टेटमेंट हैं यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। पहला वाला भी सही है जिन्होंने बोला है प्रेमेबिलिटी के आधार पर, और नेगेटिव चार्ज प्रेमेबल नहीं होते, इम्प्रेमेबल होते एक्सोप्लाज्म में, ये बात भी सही है। ठीक है, ये चलिए आगे नेक्स्ट 118 के बाद में यहाँ पर क्या है ना सर, चलो ठीक है, टाइम का क्या मुझे पता नहीं चला एकदम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, इसमें देखिए आप डायरेक्टली नॉर्मली यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट मैच करना है। सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, तो इसके अंदर आपको करेक्ट मैच करना है और पॉन्स भी दे रखा है। तो इसमें जो करेक्ट मैच है ना
वो किसके अंदर दिया है, आंसर सेकंड के अंदर दिया है। आंसर सेकंड में क्या है, फर्स्ट, और कौन सा है, 4 है, जो यहाँ पर सही है, क्योंकि फर्स्ट वाला सेरिब्रम है जो हियरिंग, विजन और मेमोरी को कंट्रोल करता है, और पोन्स वेरेलाई है जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। बाकी बीच के दोनों गलत है। हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लंगेटा 120 जो है यहाँ पर इसने बोला है कि हमने बहुत सारे यहाँ पर हार्मोन्स हैं, उनके यहाँ पर हमने नाम दिए, बायोलॉजिकल क्लॉक, प्रेगनेंसी हार्मोन, हाइपोकैलेमिक हार्मोन, एंटी डायबिटिक मिल्क लेट डाउन हार्मोन। तो ये सारे जो है ना, ये कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, किस का हार्मोन है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो किसको कहा जाता है, यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है मेलेटोनिन हार्मोन को, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं, हाइपोकैलेमिक पैराथ हार्मोन के कहते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन किसको कहते हैं, इंसुलिन को कहते हैं डायबिटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन किसको कहते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। 121 यहाँ पर कॉलम मैच करना है। देखो अब कॉलम मैच करने में कोई दिक्कत नहीं है। पिट्यूटरी, एफएसएस, वैसोप्रेसिन, पीनियल बॉडी, प्रोलैक्टिन और एमएसएस दे रखा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस सेरिब्रम कहलाती है, सही बात है। उसके बाद एफएसएच क्या है, यहाँ पर गैमेटोजेनिक हार्मोन है। वैसोप्रेसिन क्या है, यहाँ पर नॉर्मली एडीएच हार्मोन है ना। और उसके अलावा पीनियल बॉडी क्या है, यहाँ पर पीनियल बॉडी सेट ऑफ सोल कहलाती है, आत्मा का स्थल। प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोलैक्टिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन होता है वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, और एमएसएच यहाँ पर वेस्टिजियल हार्मोन कहलाता है। इसी वजह से इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आएगा 4, जिसके अंदर क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है, बी का फर्स्ट दे रखा है, सी का 5 दे रखा है, डी का 3rd दे रखा है, ई का यहाँ पर 6 दे रखा है, और एफ का यहाँ पर 4 दे रखा है। ये चीज़ें है ना। 122 इसके अंदर देखिए, यदि क्या हो, किसी रीजन की वजह से वासा एफरेंटिया अगर ब्लॉक हो जाए ह्यूमंस के अंदर, तो गैमेट्स कहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। तो सीधी सी बात है, गैमेट्स जो है ना वो टेस्टिस से कहाँ नहीं पहुँचेंगे, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं पहुँचेंगे, एपिडिडाइमिस में नहीं पहुँचेंगे, है ना। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर 3rd हो जाएगा। 123 इसके अंदर आप देखिए नॉर्मली क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। यहाँ पर अब मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सी नहीं है, यहाँ पर वो आंसर इसके अंदर आपको अपने आप पता चल रहा है, आंसर नंबर 4 है, क्योंकि कौन है, बार्थोलिन ग्लैंड। और बार्थोलिन ग्लैंड किस में पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है भाई, मेल में नहीं पाई जाती है। 124 यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉर्मली एक जो फीमेल है उससे हमने एक अंडा लिया डोनर से, और उसको किसी दूसरी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, जिसका यूट्रस जो है ना वो तो वेल डेवलप्ड है और वो कंफर्टेबल है एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। तो ऐसे मेथड को क्या कहते हैं, ऐसे मेथड को GIFT कहते हैं। इसके अंदर आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट। GIFT का मतलब क्या होता है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर गैमिट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। 125 देखिए 125 में क्या दिया है, 125 में दिया है मेन पर्पस ऑफ द MTP। MTP क्या है, यहाँ पर MTP होता है एबॉर्शन, मतलब यहाँ पर नॉर्मली जो एबॉर्शन है वो एबॉर्शन क्यों जरूरी है, पॉपुलेशन को नॉर्मली उद्देश्य क्या है MTP का, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, नहीं गलत है। पॉपुलेशन डिक्रीज करने के लिए, वो भी गलत है। गेट राइट टू अनवांटेड फीमेल चाइल्ड लीगली, नॉर्मली जो मादा बच्चे होते हैं उनको कानूनी तौर पर छुटकारा पाने के लिए अवांछित मादा बच्चों से, वो भी गलत है। आंसर इसमें 4 सही है। आंसर 4 क्यों सही है आपको पता लग जाएगा। क्या है, गर्भ निरोधकों की असफलता तथा बलात्कार के कारण अवांछित गर्भावस्था से छुटकारा पाने के लिए नंबर 4 है ना। वहाँ पर उसके बाद में 26 में जाइए, क्या है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब इनमें से सबसे अलग क्या है, सबसे एक अलग इसके आंसर नंबर 1 ही है। देखो आंसर फर्स्ट इसके अंदर सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि देखो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड ये क्या है, ये एनालॉगस है, ये एनालॉगस है। बाकी जबकि सभी के अंदर देखो आप होमोलॉगस ऑर्गन है, बोगनविलिया कुकुरबिटा होमोलॉगस है, ह्यूमन हार्ट ह्यूमन मतलब है ना मंकी की हार्ट यहाँ पर होमोलॉगस है,
ब्रेन हो बर्ड का या ह्यूमन का ब्रेन, ये भी होमोलॉगस है। तो हेटेरोजाइगस कौन है यहाँ पर? फर्स्ट है केवल बटरफ्लाई और यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स हैं। ना 27 इसमें क्या दे रखा है? कनेक्टिंग लिंक। यहाँ पर ये कनेक्टिंग लिंक सारे सही है। नियोपिलाइना एनेलिडा और मोलस्का के बीच में पाए जाते हैं, पेरीपेटस एनेलिडा और ऑर्थोपिडा के बीच में, काइमेरिया जो होते हैं ना कार्टिलेज और बोनी फिशेस के बीच में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा थर्ड, क्योंकि प्रोटीरोस्पोंजिया गलत है भाई। जो प्रोटीरोस्पोंजिया जो होते हैं ना, ये प्रोटीरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसके बीच की? कनेक्टिंग लिंक होते हैं पोरीफेरा, किसके बीच की भाई? जो है यहाँ पर पोरीफेरा एंड प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा की कनेक्टिंग लिंक होते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द एडेप्टिव रेडिएशंस? यहाँ पर एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर आप देखिए नॉर्मली 128 के अंदर क्या होगा? इसके अंदर आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मार्सुपियल एंड ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल पाए जाते हैं वो सब क्या है? वो सब तो सबकी एडेप्टिव रेडिएशन के उदाहरण है। डार्विन की फिंच वो भी है, और प्लेसेंटल मैमल्स वो भी है। तो कौन नहीं है? बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड नहीं है भाई, दोनों अलग अलग है। बटरफ्लाई इंसेक्ट में पाई जाती है और हेरियल जो हमिंग बर्ड होती है ना वो बर्ड्स में होती है इंसेक्ट यहाँ पर, इसी वजह से दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर ये सही नहीं है बिल्कुल भी। 129 इसमें देखिए क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर सही स्टेटमेंट ढूंढना है। देखो एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, जो हमने ग्रहण कर ली एडेप्टिव एबिलिटी वो इनहेरिटेड अगले जनरेशन में चली जाती है। एडेप्टेशंस जो होते हैं वो जेनेटिक बेसिस होते हैं, मतलब नॉर्मली यहाँ पर एडेप्टेशन मतलब अनुकूलता, हम में अनुकूलता धारण हो गई किसी मौसम में रहने के लिए, तो हमारे पीछे आने वाली संतानें भी उस वातावरण में रह सकती है। इसका मतलब ये है। फिटनेस इज द एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ नॉर्मली, योग्यता क्या होती है? अनुकूल क्षमता तथा प्राकृतिक चयन का अंतिम परिणाम है। तो उपरोक्त यहाँ पर सारे सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। 130 इसके अंदर क्या है? सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर में सारे आते हैं। कोशिकीय अवरोध में क्या है? सारी कोशिकाएं तो मोनोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट सेल है, नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल ये भी सेल है। तो सारे के सारे सेलुलर बैरियर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी आंसर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर किसके लिए? देखिए आप लोग, ये देखिए उसके बाद में है क्या? 131 में कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है? पहला वाला नहीं है, एंटीजन अनस्पेसिलिटी, प्रतिजन के प्रति अविशिष्टता, जबकि विशिष्टता होती है अविशिष्टता नहीं होती। डाइवर्सिटी ऑफ एंटीजन्स होती है, विविधता होती है प्रतिजन्स की। प्रतिजन्स की याददाश्त होती है, एंटीजन्स की याददाश्त होती है, नॉर्मली मेमोरी बहुत ज़रूरी है। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एंटीजन्स, एंटीजन्स की विभेदन, मतलब उनका कोई तरह किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता है, सभी को नॉर्मली यहाँ पर वो सभी अलग अलग तरीके से देखते हैं। बाहर से आने वाले जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट नहीं करते, इसी वजह से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, जिसके अंदर बी है, सी है और यहाँ पर क्या है? डी है। ये है 132 में क्या होगा? 132 में देखिए क्रिस्टल प्रोटीन अटैक ऑन द इंसेक्ट किल देम, दीज ऑफ द इंसेक्ट आर बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर सारी की सारी जो प्रोटीन होती है ना, लेप्डोप्टेरिन्स, डायप्टेरिन्स, सिलोप्टेरिन्स, ये सभी की सभी उसी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आंसर 4 हो जाएगा। 133 इसके अंदर देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में अगर किसी डिजायरेबल जीन को डालना है तो किसका यूज़ करेंगे हम? डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस का यूज़ करते हैं ना नॉर्मली। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिसआर्म्ड जो रिट्रोवायरस है ना उसका यूज़ किया, रिट्रोवायरस का यूज़ करते हैं। डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस मतलब रोगाणु रहित, रोग रहित रिट्रोवायरस, उसकी बात कर रहे हैं हम, जो हमें रोग पैदा नहीं करेगा लेकिन जीन को लेकर जा सकता है। एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियोफेज, ई कोलाई, इनका कम यूज़, इनका प्लांट में ज़्यादा यूज़ होता है, एनिमल सेल्स में इसका यूज़ होता है।
134 इट इज़ ए डिज़ायरेबल जीन इन द नॉर्मल। ये कह रहे हैं कि एक डिज़ायरेबल जीन है, उसको हमने PBR322 में लगा दिया, और किसकी जगह लगाया है, जहाँ पर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन पाई जाती है ना, उस जगह पर। तो अब हम उस ई कोलाई को किस पे रखते हैं, एगार प्लेट पे रख दिया, मतलब एम्पिसिलिन वाली एगार प्लेट पे रखा है। तो एम्पिसिलिन वाले एगार प्लेट पे रखेंगे तो क्या होगा, बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स आर डाई, विल बी डाई, गलत। रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल्स विल बी डाई, मर जाएगी, बिल्कुल सही है, लास्ट है। तो क्या है 134, यहाँ पर देखिए इसके अंदर आंसर जो है ना वो सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिपिएंट जो सेल है, रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल, वो मर जाएगी, क्योंकि उसमें ना एम्पिसिलिन के प्रति जो यहाँ पर केमिकल बनाने की क्षमता थी ना, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि एम्पिसिलिन वाली जगह पर तो हमने काट कर उस जीन को हटा दिया और उसकी जगह हमने दूसरे डीएनए को जोड़ दिया है। इसी वजह से वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट यहाँ पर कोई केमिकल ही नहीं बना पाएगी, इसी वजह से। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। और एक और यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, छोटा सा हमारा सा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट 135 है। इस 35 के अंदर कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर जनरली इंजीनियरिंग इंसुलिन। भाई जो इंजीनियरिंग के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो इंसुलिन बनाते हैं ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो फर्स्ट प्रोड्यूस इन द ई कोलाई, सही बात है। इसके अंदर क्या है भाई, जो है इसके अंदर आंसर है ना 4 है, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्टेटमेंट आ जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट आएंगे। फर्स्ट ई कोलाई ने सबसे पहले नॉर्मली इसको बनाया था, और दूसरा यहाँ पर है कि इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है और C पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये कह रहा है तीसरे स्टेटमेंट में, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो C पेप्टाइड चेन यहाँ पर नहीं पाई जाती है, केवल 2 पेप्टाइड चेन होती है, ई कोलाई इसको बनाता है। तो ये यहाँ पर हमारे सारे यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। DTS2 के सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे कंप्लीट है, ठीक है। तो DTS2 के यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट है, यहाँ पर समाप्त हो गया है। हाँ सर।